नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अब डिटेल में जाने से पहले जरा सुर्खियों पर नजर डालते हैं। यूनाइटेड स्टेट और ताइवान के बीच बढ़ रही डिफेंस डील के बीच चाइना अभी ताइवान को सीधे तौर पर जंग करने की धमकी देने लगा है और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ताइवान को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इंडियन एयरफोर्स में अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए अस्त्र वीवीआर मिसाइल को पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया जा चुका है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की सभी SU-30 एयरक्राफ्ट इसको फायर नहीं कर सकते हैं। भारत की STNP इंडस्ट्रीज की तरफ से अभी भारत का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए MiG-29 की फ्लाइट सिमुलेटर्स को डेवलप करने की कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है। भारत की तरफ से अभी एक बार फिर से ब्रह्मोस मिसाइल की एक और सफल परीक्षण को अरविंद सी में कंडक्ट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक लाइव बॉम्बिंग एक्सरसाइज को 17 और 18 तारीख को कंडक्ट करने का प्लान किया गया था, जिसमें बिशियाना एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के गांव के लोगों को धमाके की आवाज से ना घबराने के लिए पहले से इन्फॉर्म किया गया है। और अंत में जम्मू एंड कश्मीर के DGP के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर के कुछ स्कूल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अभी यहाँ के लोकल बच्चों को आतंकवाद की राह पर ले जाने के लिए मोटिवेट करते हुए पाए गए हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत में एक मजेदार सवाल भी है जिसका जवाब देना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ताइवान और चाइना को लेके है और अभी चाइना और ताइवान के बीच जल्दी से ही कुछ बड़ा होने का संकेत दिख रहा है। एक हफ्ते पहले ही ताइवान और चाइना की एयरफोर्स के बीच डॉग फाइट भी हुआ था, जिसमें ताइवान की फाइटर जेट चाइनीज फाइटर जेट को घेर लिए थे और आउट नंबर कर दिए थे, जिस वजह से उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा था। इसके बारे में 10 अक्टूबर को ताइवान की एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था। अब इसी बीच यूनाइटेड स्टेट और ताइवान के बीच कुछ अलायंस को फॉर्म करने को लेकर भी बातचीत किया जा रहा है, ऐसे खबर अभी चाइनीज मीडिया में बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ताइवान को चाइना के साथ जंग लड़ने के लिए तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान पर चाइना मिलिट्री का इस्तेमाल करके कब्जा करने की कोशिश करने वाला है और ऐसे स्टेटमेंट पहले से ही ग्लोबल टाइम की तरफ से भी दिया जा चुका है। अभी रिसेंटली ताइवान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 66 F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट को सप्लाई करने की बात की गई थी और इसी बात से चाइना काफी नाराज है, क्योंकि इसमें काफी सारे सब सिस्टम F-35 से डिराइव किए गए हैं और ऐसे में ये चाइनीज एयरफोर्स के लिए काफी खतरा बनने वाले हैं। और अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ताइवान के साथ काफ़ी सारे बड़े डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत किया जा रहा है और फिलहाल अभी यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि ताइवान को अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है और इसी बात को लेकर ताइवान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अभी ताइवान को मॉडर्न वेपन सिस्टम जैसे कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम, स्लैम एयर क्रूज मिसाइल या फिर ताइवान की F-16 के लिए नए सेंसर पोर्ट को ऑफर कर रही है, जिसके बाद ताइवान सिर्फ अपने कोस्ट लाइन के अलावा चाइनीज मेनलैंड में जाके भी चाइना के साथ एंगेज हो सकेगा। अब यूनाइटेड स्टेट सीरियसली इस बात को लेकर चिंतित है कि चाइना अभी बाय फोर्स ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने वाला है। अब ऐसे में ताइवान की मदद करने के लिए यूनाइटेड स्टेट अपनी फोर्स वहां पर भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये बात क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ताइवान के साथ यूनाइटेड स्टेट कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस को फॉर्म नहीं कर सकता है। पर इसके लिए अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन को पास किया जा रहा है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट ताइवान को चाइना के चंगुल से हमेशा के लिए इंडिपेंडेंस दिला सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चाइना सीधे तौर पर ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारे डिफेंस चैनल को फॉलो करते हैं या फिर किसी भी डिफेंस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स को अभी अस्त्र मिसाइल की 50 यूनिट को डिलीवर किया गया था और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ऑर्डर को प्लेस किए गए थे और मेनली इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यूजर ट्रायल करने के लिए ऑर्डर किया गया था। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई स्टेटमेंट के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 BBR मिसाइल को अभी फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल किया जा चुका है और ये जो 50 यूनिट ऑर्डर किए गए थे इनको अभी इंडियन एयरफोर्स की SU-30 MK एयरक्राफ्ट में कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है। साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 250 अस्त्र मिसाइल के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया गया था और इनको अभी SU-30 MK एयरक्राफ्ट के अलावा मिराज 2000, तेजस या फिर MiG-29 में भी इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है
और इसके लिए अस्त्र मिसाइल की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जा रहा है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के सभी SU-30M के एयरक्राफ्ट भी अस्त्र मिसाइल को फायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए SU-30 के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा और इसके मिशन कंप्यूटर और फायर कंट्रोल रडार के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को भी अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए 2 से 3 महीनों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और तब तक अस्त्र मिसाइल की सेकेंड बैच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। अस्त्र की मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो ये M120C5 मिसाइल की बराबरी का मिसाइल है और रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में ये उसकी बराबरी कर सकता है। साथ ही DRDO अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को भी बना रही है, जिसकी रेंज वर्तमान के अस्त्र मिसाइल के मुकाबले लगभग 2 गुना है और ये M120D मिसाइल की बराबरी कर सकता है। साथ ही इसमें बेहतर ECCM कैपेबिलिटी भी होने वाली है। अगला अपडेट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को लेके है। ऐसे व्हीकल को रशिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना पहले से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी टेस्टिंग भी कई बार किया जा चुका है और इस रेस में अभी भारत भी शामिल हो चुका है। आमतौर पर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स होते हैं, इनको रॉकेट की मदद से नियर स्पेस में ले जाकर वहां से इनको ड्रॉप किया जाता है और उसके बाद ये वहां से नीचे आने लगते हैं और अपर एटमॉस्फेयर से नीचे की तरफ ग्लाइड करते वक्त ये आसानी से हाइपरसोनिक स्पीड को पकड़ लेते हैं। नॉर्मली इनको 40 से 100 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में ले जाकर वहां से इनको रिलीज किया जाता है और वहां से अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हुए बढ़ते रहते हैं और इनको वहां तक ले जाने के लिए बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भारत की STNP इंडस्ट्रीज की तरफ से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए वो अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। इस इंडियन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का नाम HGV-202F रखा गया है और इसको डेवलप करने के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसको अगर आप डार्पा की HTV-2 व्हीकल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये उसके मुकाबले बस 5% ही होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया था। साथ ही इंडियन एयरफोर्स अभी एडिशनल MiG-29 को भी रशिया से खरीद रही है। ऐसे में MiG-29 अभी हमारी फ्लीट की एक मेजर पार्ट को होल्ड करके रखने वाले हैं। इसी दौरान MiG-29 के पायलट्स को बेहतर ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-29 की सिमुलेटर्स को खरीदने का फैसला किया गया है और इनको अभी इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन में सेटअप करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया गया और MiG-29 की सिमुलेटर्स को डेवलप करने के लिए अल्फा डिजाइन, मिग कोऑपरेशन और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच एक जॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का कीमत 753 करोड़ होने वाला है और इसमें बेसिकली अपग्रेडेड MiG-29 सिमुलेटर्स को बनाया जाने वाला है और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को अपग्रेडेड MiG-29 को ऑपरेट करने से पहले इन्हीं सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को भी 2 सेपरेट फेज में साइन किया जाएगा। पहले फेज में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 53 करोड़ होने वाला है, जिसमें आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में MiG-29 की पहली सिमुलेटर को इंस्टॉल किया जाएगा। इसको 2 साल टेस्ट करने के बाद दूसरी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा, जिसके बाद 18 साल तक अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को इसकी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसको डेवलप करने के लिए पहले से ही अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी की तरफ से फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को इंस्ट्रक्टर के तौर पर हायर किया जा चुका है। अब फ्लाइट सिमुलेटर का एक फायदा ये है कि इसमें लगभग पायलट्स को वो सभी एक्सपीरियंस को दिया जा सकता है जो कि रियल फ्लाइट के दौरान वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रेनिंग करने से फ्यूल खर्च नहीं होता है और ना ही फाइटर जेट को कोई वेयर एंड टियर लॉस होता है। तो कुल मिलाकर हम इसमें 75% तक का बचत कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एक फाइटर जेट को 1 घंटे के लिए ऑपरेट करने के लिए भी हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और स्पेशली अगर MiG-29 की बात करें तो इसको 1 घंटे के लिए उड़ान भरने के लिए $18,000 की जरूरत पड़ती है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। आज एक बार फिर से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक और सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया है। इस टेस्ट को आज अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था, जहां पर अरेबियन सी में पहले से एक टारगेट को सेट किया गया था और INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। अब नेवी के स्टेटमेंट के मुताबिक अपने टारगेट को हिट करने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल ने काफी सारे कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स को परफॉर्म किया था, जिससे साफ होता है कि किसी भी बैटल के दौरान कितना खतरनाक साबित होने वाला है और साथ ही इंडियन नेवी की फायर पावर को किस हद तक ऑप्टिमाइज करने वाला है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट किया गया था, ये थोड़ा पुराना वेरिएंट था जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये मैक्सिमम मार्क 2.8 की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआती वेरिएंट में से कोई एक था और उसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल में काफ़ी सारे नए अपग्रेड भी किए जा चुके हैं और अभी ब्रह्मोस मिसाइल आराम से 450 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और 2016 में जब से भारत को MTCR ग्रुप में शामिल किया गया, उसके बाद से ही ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को इंक्रीज करना शुरू किया गया था। INS चेन्नई की बात करें तो इसको नवंबर 2016 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, जो कि इंडियन नेवी की एक मॉडर्न स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है और इसका डिस्प्लेसमेंट 7500 टन है
और ये एक ही बार में 16 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। पिछले कुछ दिनों से भारत की सभी डिफेंस एजेंसी काफी एक्टिव हो चुकी है और पिछले 2 महीनों के अंदर ही भारत 10 से ज्यादा मिसाइल को टेस्ट कर चुका है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ मेजर वेपन की टेस्टिंग करने का फैसला किया गया था और इंडियन एयरफोर्स अभी विसियाना एयरफोर्स स्टेशन में लाइव फायरिंग ड्रिल को कंडक्ट करने का फैसला कर चुकी है। विसियाना एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से इस टेस्ट को 17 और 18 तारीख को कंडक्ट करने का फैसला किया गया था और इसके बारे में पहले से ही बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर के पास एक लेटर को भेज दिया गया था, क्योंकि इस बार इंडियन एयरफोर्स बॉम्बिंग एक्सरसाइज को करने वाली थी और एक्सप्लोजन की वजह से लोग घबरा सकते हैं, जिस वजह से इस टेस्टिंग को करने से पहले इस टेस्टिंग साइट के आसपास के लोगों को पहले से इसके बारे में खबर करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। ये टेस्टिंग साइट वीरकलन विलेज के सबसे करीब था, जिस वजह से गाँव के लोगों को बम की टेस्टिंग के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्म किया गया था। बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बम्स की टेस्टिंग को कंडक्ट करने के लिए विसियाना एयरफोर्स स्टेशन के स्टेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ग्रुप कैप्टन कुलदीप शर्मा जी ने उनको इन्फॉर्म किया था और लोगों को आवाज और शॉकवेव से ना घबराने के लिए कहा गया था। अगला अपडेट सोरों को लेके। जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी के रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के सोरों की तादाद बढ़ने के पीछे और गलत राह में जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों को ले जाने के पीछे अभी कुछ स्कूल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का हाथ पाया गया है और उनके मुताबिक सोफियन और पुलवामा में अभी कुछ ऐसे स्कूल और एजुकेशन सेंटर को पाया गया है जो कि बच्चों को आतंकवाद की राह में ले जाने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं और इन्हीं से सीख पाकर आगे जाके बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कुछ ऐसे स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि जमाती इस्लामी और सिराजुल उलूम जैसे बैंड ग्रुप के साथ एसोसिएटेड पाए गए हैं। यहाँ पर 10 से लेकर 12 तक का कोर्स पढ़ाया जाता है और यहाँ पर बच्चों को आतंकवादी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और शुरू से ही बच्चों के दिमाग में जेल की आइडियोलॉजी भरा जाता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक कम हो चुका है और काफी कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तानी सुअर घुसपैठ नहीं कर पा रहे, चाहे वो झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री के प्रोडक्ट हो या फिर लश्कर तोयबा के प्रोडक्ट हो। और इसी वजह से वो अभी जम्मू एंड कश्मीर के लोकल लड़कों को आतंकवाद के राह पर ले जाने की कोशिश करने लगे हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर में अंदरूनी गड़बड़ी को क्रिएट किया जा सके और इसी के साथ ही उनके पास ड्रोन की मदद से हथियारों को पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। वैसे आज का सवाल ये कि अगर हम जैसे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री को झंडे मोहम्मद सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री का नाम देते हैं तो लश्कर तोयबा का क्या नाम होगा? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।